हाँ जी, हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, अपनी ज़िंदगी में मज़े कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम प्रभजोत है और मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूँ। अमेरिका में ट्रक चलाता हूँ, कनाडा से अमेरिका। और साथ साथ में दोस्तों मैं रेगुलर व्लॉगिंग करता हूँ। मेरे व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि ट्रकिंग क्या है, कनाडा क्या है, और इसके साथ साथ में मैं लड़ रहा हूँ एक बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन, जिसमें टोटल 79 डेज रह गए हैं जब मुझे स्टेज पे चढ़ के परफॉर्म करना है। तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ फिटनेस के रिलेटेड थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन। पर दोस्तों, आज वाला जो व्लॉग है ना यार, ये थोड़ा अलग होने वाला है, क्योंकि हर व्लॉग में एक थीम होती है। तो जो आज वाली थीम है ना, वो जो मेरे भाई कनाडा में आना चाहते हैं या फिर अभी नए नए आए हैं, ये भाई उनके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत ज़्यादा भाई अच्छा व्लॉग होने वाला है। तो मेरे दोस्त एंड तक देखना, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा 7 ऐसी चीज़ें कनाडा के बारे में जो हर न्यू कमर को जाननी चाहिए। तो दोस्तों, पहली चीज़ बताने से पहले अपना भाई दिन करना है मुझे अभी शुरू। तो मैं बैठा हूँ ट्रक की सीट के ऊपर और सुबह के बज रहे हैं 11 और मैं आज जा रहा हूँ नॉर्थ डकोटा फार्गो, जो कि पड़ता है यूएसए में। वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके कनाडा विनीपेग शहर। और अभी अभी अपना ब्रेकफास्ट बनाया था मैंने थोड़े टाइम पहले, तो माइक्रोवेव में रखा था ब्रेकफास्ट। और आपको दिखाते हैं क्या करने वाला हूँ ब्रेकफास्ट में मैं। तो अपने पास ब्रेकफास्ट में है बहुत ही बढ़िया मील, अंडे, ओट्स, साथ में मैंने लिया है एक आवाकाडो, 2 खजूर और थोड़े से बादाम। हाँ जी, तो खाना खाने से पहले आपके साथ फर्स्ट टिप शेयर करता हूँ कि जो मेरा भाई या बहन कनाडा में नया आ रहा है ना, उसके लिए कनाडा क्यों अच्छा है। तो पहले हम 3-4 पॉइंट अच्छे कर लेंगे और बाद वाले जो थोड़े पॉइंट है भाई, वो आपको रियलिटी चेक भी करवाऊँगा। और सबसे पहली बात, आप ये मत सोचना कि यार ये बंदा ट्रक चला रहा है, ये हमें क्या बताएगा कनाडा के बारे में। भाई देखो, चाहे मैं चश्मा लगा के डेस्कटॉप के आगे नहीं बैठा ना, पर मैंने 8 साल यहाँ पे गुजारे हैं। और जो चश्मा लगा के डेस्कटॉप के आगे बैठा होगा ना, उससे भाई मेरा परसेप्शन और मेरा पर्सपेक्टिव बहुत तगड़ा है, मैं ये मानता हूँ बात। और जो ग्राउंड रियलिटी मैं आपके साथ शेयर करूँगा ना भाई, ये ग्राउंड रियलिटी कोई और बंदा शायद कर भी दे, पर हर बंदे का नज़रिया यार दुनिया को देखने का डिफरेंट है, और मैं सिर्फ अपना नज़रिया शेयर करूँगा। और भाई मेरा मानना है, ये ईगो नहीं है कि अपना नज़रिया बढ़िया है। तो भाई सबसे पहली बात, कनाडा इज़ द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ पर सपने सच होते हैं। अगर आप बिग ड्रीमर हो ना, इंडिया से आपके बड़े बड़े सपने लेकर आ रहे हो कि पैसा कमाना है, वहाँ पे लाइफ सेट करनी है, तो भाई इट इज़ वेरी पॉसिबल अगर आप मेहनती हो, अगर आप अपने सपनों की तरफ काम कर रहे हो। मैं आपको ना एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ अपनी लाइफ से कि कैसे कनाडा अपॉर्चुनिटीज़ देता है। तो हुआ क्या था कि मैं स्टूडेंट बेस पे था, अभी स्टूडेंट वीज़े पे था, तो स्टडी कर रहा था मैं। तो भाई मैं ना एक फैक्ट्री में डब्बे बनाने की जॉब करने चले गया, है ना, लेबर जॉब थी। तो लेबर जॉब में आपको वही मिलते हैं $11, $12, पहले की बात बता रहा हूँ, कुछ अराउंड 6 साल पहले की बात। तो भाई मैं डब्बे बना रहा था और वहाँ पे ना मेरा एक फोर्कलिफ्ट जो ड्राइवर था, मेरा सुपरवाइज़र, तो वो भाई पाकिस्तान से थे। तो उनके साथ मेरी बहुत बनती थी, है ना, हमारी अच्छी दोस्ती थी, मेरे सुपरवाइज़र थे वो। तो भाई उन्होंने मेरे को वहीं पर अपनी फोर्कलिफ्ट पकड़ा दी कि ये ले, थोड़ी बहुत चला के यहाँ पर सीख ले, है ना। मैंने भाई 2-4 दिन सिखाई, मैं फोर्कलिफ्ट का लाइसेंस लेने चले गया। और जैसे ही मैं लाइसेंस लेकर आया भाई, मुझे वहाँ पे फोर्कलिफ्ट का काम मिल गया 1 महीने के अंदर अंदर, सीधा $11 से सीधा $16 कैश। तब मैं थोड़ा बहुत कैश कमाता था, और जब ओवर टाइम लगता था तो भाई $24। तो आपके भाई ने पैसे पूसे जोड़े और अपनी फेवरेट गाड़ी लेकर आया। तो भाई हो गई ना अपॉर्चुनिटी, और हो गए ना ड्रीम्स पूरे, एक छोटी सी एग्जांपल से। और तब मेरी उम्र थी आई गेस 20-21 साल। तो मैं ये सोच रहा हूँ, अगर मेरे को तब एक अपॉर्चुनिटी मिली, तब मेरे सपने पूरे हो गए, तो भाई मेरी लाइफ अभी काफ़ी पड़ी है लंबी कनाडा में। मैं बिज़नेस करूँगा, मैं और ज़्यादा ग्रो करूँगा, तो मुझे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के चांसेस हैं। और ये सिर्फ मेरी कहानी है, और भी यार यहाँ पे बंदे ऐसे ऐसे हैं जो इंडिया से मतलब बिल्कुल खाली हाथ आए थे और आज यहाँ पे मिलियनेयर्स बने हुए हैं। तो हाँ जी, मेरा दूसरा मैसेज आपके लिए ये है कि भाई कनाडा में मौसम थोड़ा बेईमान रहता है, तो अपनी मोटी मोटी जैकेट और अपने कोट और भाई एक गर्म सा शरीर अपने साथ लेकर आना,
क्योंकि होता क्या है कि भाई यहाँ पर ना, अगर डिपेंड करता है पहले तो, अगर आप ओंटारियो में आते हो तो वहाँ पर भी ठंड है, अगर आप अल्बर्टा में आते हो वहाँ और ज़्यादा ठंड है, मॉन्ट्रियल आते हो तो वहाँ पर भी और ज़्यादा ठंड है, तो वैनकूवर में आओगे तो वहाँ थोड़ी ठंड कम है, पर वहाँ बारिश बहुत होती है। तो मौसम तो भाई हर जगह ऐसा ही है, पर जो कनाडा है ना, यहाँ पे थोड़ी ठंडी ज़्यादा है। तो अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो आपको इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा कि वहाँ पर जाकर मुझे वेदर बिल्कुल चेंज मिलेगा। जैसे हमारे इंडिया में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और मौसम अच्छा रहता है सारे साल, है ना, पर यहाँ पे भाई मौसम 6 महीने गर्मी होगी। जैसे अभी चल रहा है ये गर्मी वाला महीना, तो यहाँ पर अभी जुलाई का मंथ है, तो यहाँ पर गर्मी है, ठीक है, 30 के आसपास टेम्परेचर होगा। पर जैसे ही अगस्त, सितंबर, अक्टूबर जाएंगे, नवंबर आएगा, टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाएगा। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 6 महीने ठंड है, 6 महीने गर्मी है। और जो जनवरी और फरवरी का महीना है ना, ये ठंडे मंथ होते हैं। अल्बर्टा जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ टेम्परेचर कुछ लगभग -40 तक चले जाता है, ओंटारियो में -25 तक चले जाता है, मॉन्ट्रियल में -25-30 तक चले जाता है। और अगर आप वैनकूवर में रहते हो तो वहाँ पर भी लगभग कुछ -1-2 तक जाता है ना। तो थोड़ा ठंडी के लिए प्रिपेयर हो गया ना। और बाकी कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी। जब आप देखो घर के अंदर हो ना, तो अंदर हीट है, तो आप अंदर चाहे निक्कर में घूम लो, आपको ठंड नहीं लगेगी। पर जब आप घर से बाहर निकलोगे, काम के लिए जाओगे, अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हो तो भाई ठंड लगेगी, थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, पर बस के अंदर भी हीट होगी। तो जो बस स्टॉप पे रुकने वाला टाइम है ना, घर से निकल के बस स्टॉप पर रुकना और फिर बस में चढ़ना और फिर वहाँ से पैदल काम तक जाना, सिर्फ ये जो थोड़ा समय है ये आपको ठंडी में निकालना पड़ेगा। पर ये भी निकल जाएगा, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। पर बस ये ध्यान रखना कि फ्रॉस्ट बाइट मत करा लेना, इसलिए अपने मोटे मोटे कपड़े, जैकेट, कोट साथ में लेकर आना। एक बार की बात है भाई, सुनने में आया था कि एक लड़की थी, वो मतलब बस स्टॉप पे खड़ी रही काफ़ी टाइम, तो उसने आई गेस लोहे का पोल पकड़ लिया था ज़्यादा ठंडी में, या कुछ ऐसा सीन हो गया था, तो उसकी स्किन काटनी पड़ गई थी, उसको फ्रॉस्ट बाइट हो गई थी बाहर। तो मतलब ये सीन था। और एक बार मेरे साथ भी हुआ था कि हम मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी में थे, तो मैं अपने ग्लव्स साथ में लाना भूल गया और बाहर भाई चेन्स पड़ रही थी, तो मुझे टायर के ऊपर चेन चढ़ानी पड़ गई। तो मैं क्या किया, मैंने सोचा चलो अपने हाथों से ही कर लेता हूँ। तो भाई मैंने 5 मिनट किया, मेरी उंगलियाँ बिल्कुल सुन्न हो गई और फिर मैं ट्रक के अंदर आके बैठ गया और मैंने नहीं किया। मैं पूरा दिन वहीं स्नो में फंसा रहा और चेन्स नहीं चढ़ा पाया क्योंकि इतनी ठंडी थी यार। तो मैंने वहाँ से लेसन सीखा, अपने ग्लव्स, अपना कोट, अपनी जैकेट हमेशा साथ रखना अगर कनाडा आना है तो। तो हाँ जी गाइस, फाइनली अभी कनाडा में एंटर हुआ हूँ बॉर्डर क्रॉस करके। और जो मैंने अभी आपको दिखाया वो था बॉर्डर। तो मेरे पीछे वो सामने जो बूथ हैं वो बॉर्डर क्रॉसिंग के बूथ हैं, और वहाँ से आप बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका से यूएस एंटर करते हो। तो दोस्तों, जो तीसरा मेरा टिप है कनाडा के बारे में, जो मेरा भाई बहन यहाँ पे आना चाहता है, वो ये है कि यार यहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम, तो जो कनाडा का भाई हेल्थ केयर सिस्टम है वो पब्लिक फंडेड हेल्थ केयर सिस्टम है। मतलब कि हम टैक्स देते हैं और गवर्नमेंट हमें मेडिकल सर्विसेज देती है। तो कनाडा में जो मेडिकल सर्विसेज हैं ये बिल्कुल फ्री हैं। मतलब कि आपको डॉक्टर की विज़िट या हॉस्पिटल जाके कुछ पे नहीं करना पड़ता, पर उसकी जगह आप हैवी टैक्सेस देते हो। तो जैसे अगर मान लो कि कोई एक बंदा पूरा $1 लाख बना रहा है 1 साल का, तो जो उसके हाथ में पे आती है ना वो होती है सिर्फ 72,000। तो मेरा भी यही सीन है। तो ऑलमोस्ट आप 25% टैक्सेस में दे देते हो, और उसके बाद जब आप कहीं सी दुकान पे जाते हो ना, कुछ पे करते हो, तो आपको उसके ऊपर भी सेल्स टैक्स जैसे GST और HST पे करना पड़ता है। तो टैक्सेस थोड़े यहाँ पर ज़्यादा हैं। और मेडिकल सिस्टम के बारे में आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब आप नए कनाडा में आओगे तो आपको यहाँ पर एक इंश्योरेंस मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसको हम बोलते हैं हेल्थ कार्ड। तो आपने सबसे पहले काम ये करना है कि आपने अपना हेल्थ कार्ड अप्लाई करना है, ताकि आप किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में डॉक्टर के पास जा सको। तो होता क्या है कि जब जो न्यू कमर होते हैं उनको एकदम ही मेडिकल कार्ड नहीं मिलता। तो आपने ये ध्यान रखना है कि अगर आप स्टडी वीज़ा पे आ रहे हो तो आपके पास एक स्टूडेंट इंश्योरेंस हो जो आपको आपका कॉलेज देता है, या फिर अगर आप खुद आ रहे हो एज अ वर्क परमिट पे या एज अ PR होल्डर, तो आपके पास कोई ना कोई इंश्योरेंस
चीज़ हो। चलो अभी चलते हैं, विनीपेग लोड खाली करना है और फिर वहीं पे आपके साथ शेयर करेंगे 4th टिप, जो थोड़ी बहुत रिलेटेड है फाइनेंसेस के रिलेटेड। हेल्थ के रिलेटेड मैंने बता दिया, हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ के बाद आता है हमारा वेल्थ, तो वेल्थ शेयर करेंगे आपके साथ। तो हाँ जी गाइस, एक सैड न्यूज़ है और एक अच्छी न्यूज़ है। तो पहले सैड न्यूज़ यार, मैं लोड खाली करने आया था, सामने वो मेरा ट्रक खड़ा है और भाई कंपनी हो गई है बंद। और भाई गुड न्यूज़ ये है कि आपको मैं आज दिखाऊंगा विनीपेग का रेड रिवर कॉलेज। तो भाई वैसे तो पूरा कॉलेज नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि मेरे पास थोड़ी टाइम की शॉर्टेज है, पर आपको थोड़े बाहर से दर्शन करवा देते हैं कि जो कनाडा में कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ हैं ये कैसी हैं। तो भाई जो ये बड़े बड़े कॉलेजेस हैं ना, जैसे टोरंटो में शेरिडन हो गया जहाँ पर बहुत लोग आते हैं, और ये विनीपेग में हो गया रेड रिवर कॉलेज, है ना। तो भाई ये सामने है रेड रिवर कॉलेज, तो वहाँ से इनकी बिल्डिंग शुरू होती है और पूरी लंबी बिल्डिंग सामने वहाँ तक कॉलेज है और वहीं ख़त्म नहीं होता। उसके बाद भाई वो पीछे घास के पीछे, घास है, पेड़ है भाई, पेड़, घास तो नीचे है ज़मीन पे, तो वो पीछे बिल्डिंग है भाई, उसके पेड़ों के पीछे वो आपको वही दिख नहीं रही होगी। चलो पास में जाके दिखाता हूँ। तो आपको कॉलेज के दर्शन करवाते हैं और साथ में बात करते हैं फाइनेंसेस की। तो देखो हमने ये बात कर ली कि कनाडा इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, हमने हेल्थ केयर की बात कर ली, हमने वेदर की बात कर ली। अब जो चौथी ज़रूरी चीज़ है ना, जो आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे आने से पहले, वो है भाई फाइनेंसेस। तो होता क्या है कि अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि जब हम 18-19 साल के यहाँ पर आते हैं ना, तो भाई हमें फाइनेंशियल नॉलेज बिल्कुल भी नहीं होती और हम पहली बार जॉब करते हैं, अपना पैसा कमाते हैं, सेविंग्स करते हैं, है ना, अपनी फ़ीस देनी होती है। तो हमारे पास ना भाई गोल्स होते हैं कि फ़ीस देनी है, ये करना है, वो करना है, तो हम पैसे चार जोड़ते हैं। पर होता क्या है कि धीरे धीरे ना हमारी फाइनेंशियल नॉलेज है जो वो कम होती है, क्योंकि हमने कैश के बारे में, पैसे के बारे में कभी सीखा नहीं होता लाइफ में। तो अगर आप कनाडा में आ रहे हो, आपको अपने फाइनेंसेस खुद मैनेज करने पड़ेंगे, रेंट देना है, बिजली का ये देना है, वो देना है, बस का पास बनाना है ना, कॉलेज की फ़ीस देनी है। तो आप अगर इंडिया से थोड़ी बहुत भाई फाइनेंशियल नॉलेज सीख के आओ ना, यूट्यूब पे वीडियो देख लो, बुक्स पढ़ लो, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, आप अपने पैसे को अच्छा तरह मैनेज कर लोगे। तो आप जब यहाँ पे नए आओगे, सबसे पहला काम आपका होगा कि आपने बैंक अकाउंट खुलवाना है। और बैंक अकाउंट यहाँ पे भाई बहुत सारी बैंकें हैं जो न्यू कमर्स के लिए काफ़ी सर्विसेज देती हैं, जैसे कि TD बैंक हो गई, CIBC हो गया, है ना, RBC बैंक हो गया। तो वहाँ पे आपने देखना है कि न्यू कमर्स को क्या फैसिलिटी मिल रही है। कई बार क्या होता है कि पूरा 1 साल के लिए, 2 साल के लिए फ्री बैंक अकाउंट मिलता है आपको बिना किसी फ़ीस के। आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है, बैंक अकाउंट खुलवाना है। और दूसरी चीज़ भाई, यहाँ पे क्रेडिट स्कोर बहुत मैटर करता है। तो जब आप यहाँ पे नए आओगे, आपको एक मीडियम लेवल का क्रेडिट स्कोर मिलेगा, और अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल टाइम पे कर रहे हो तो आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा। अगर आप क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं रख रहे, पे नहीं कर रहे, तो आपका क्रेडिट स्कोर गिर जाएगा। और हमने ध्यान में ये रखना है कि हमने अपना क्रेडिट स्कोर ख़राब नहीं होने देना। होगा क्या कि कल जब आप घर लोगे, आप गाड़ी लोगे, तो आपको हर जगह क्रेडिट स्कोर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं ना गाड़ियाँ बेचता था, कार सेल्समैन था। तो भाई मेरे पास ऐसे बहुत क्लाइंट्स आते थे जिनका क्रेडिट स्कोर ख़राब होता था। तो वहाँ पर क्या होता था कि उनको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता था, उनका लोन पास नहीं होता था। तो फिर आपकी छोटी बहुत जो गलतियाँ हैं ना, कि आप पैसा अच्छा मैनेज नहीं कर रहे, ये आपको लॉन्ग टर्म में थोड़ा बड़ा भुगतान भुगतना पड़ेगा इनका। आप घर लोगे, अगर आपके घर की भाई मोर्गेज 4% पे अप्रूव हो रही है, अगर आपका वही बैड क्रेडिट स्कोर है तो वो 7% पे अप्रूव होगी। तो खुद देख लो, 4 लाख का अगर 5 लाख का घर लेते हो, 3% उसके ऊपर ज़्यादा दे रहे हो, तो भाई आपको हज़ारों में घाटा पड़ेगा, सिर्फ अपना फाइनेंसेस अच्छी तरह मैनेज ना करने के गलती की वजह से। तो ये चेक करो सामने, अब ये है कॉलेज पूरा रेड रिवर। तो इसकी बिल्डिंग पीछे काफ़ी लंबी जा रही है, ये सिर्फ फ्रंट से है इसका हिस्सा, और ये साइड में एक इनकी बड़ी बिल्डिंग है, और उस साइड को भी थोड़ा भी काफ़ी लंबा है, ये पीछे भी काफ़ी बड़ा कॉलेज है। और इसके पास में बढ़िया इन्होंने ग्राउंड वगैरह बना रखे हैं, और बाहर वही प्लाजास वगैरह हैं। तो आप इस तरह के किसी कॉलेज में आओगे जहाँ पर आप स्टडी करोगे। तो फाइनेंसेस में भाई, और मैं आपको ये टिप देना चाहूँगा कि आप ना मतलब एक आदत डालना सेविंग की और इन्वेस्टिंग की, है ना। अगर आप शुरू से ही अच्छा पैसा मैनेज करोगे ना, गलतियां नहीं करोगे फाइनेंसेस को लेकर, तो आप बढ़िया रहोगे यार कनाडा में। क्योंकि यहाँ पर मेन गोल यही होता है सबका, घर लेना है। तो आप जो मेन है ना वो चीज़, वो आप कर लोगे घर लेने वाली, अगर आप शुरू से स्टूडेंट लाइफ से ही अपने फाइनेंसेस अच्छी तरह मैनेज कर रहे हो। ये मैं अपनी पर्सनल गलतियों से बता रहा हूँ आपको। मैंने अपने फाइनेंसेस को अच्छी तरह मैनेज नहीं किया, मैंने बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस के लिए मिस्टेक्स की हैं भाई।
मैंने बहुत लाइफ में घाटे खाए हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मैं एक नई वीडियो बनाऊं अपने घाटों के बारे में ताकि आप मेरी गलतियों से सीख सको तो मुझे ज़रूर बताना। तो अभी भाई मैं कभी बार बहुत पछताता हूं कि यार मैं अगर पैसे जोड़ लेता, मैं पैसे बचा लेता, गलतियां ना करता, गलत डिसीज़न ना लेता तो शायद आज मेरी लाइफ कुछ और होती। पर मैं कभी रिग्रेट फील नहीं करता। जो लाइफ आज है यार ये भी मस्त है ना। जो मैंने गलतियाँ की है मुझे ये पता है कि लॉन्ग टर्म में मैं वो गलतियाँ छोटी उम्र में करके सीख गया और जो बाद में बड़ी उम्र में बड़ी गलतियाँ करनी थी उनसे बच गया। तो रिग्रेट लाइफ में होना नहीं चाहिए। एवरीथिंग इज़ अ लर्निंग लेसन। तो अभी भाई रोड क्रॉस करते हैं और चलते हैं अपनी दूसरी साइड पे। तो भाई अभी मैं एक गलत काम कर रहा हूँ रोड क्रॉस करने वाला ऐसे। पर आपको मैं ये चीज़ भी बताना चाहता हूँ कि यार देखो, जब आप इंडिया से यहाँ पर आओगे ना तो आपने भाई रूल नहीं तोड़ने हैं। अगर अभी यहाँ पर तो भाई मेरे पास कुछ था नहीं ऑप्शन है ना, पर अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप साइड वॉक से पैदल चल के जा सकते हो तो भाई साइड वॉक यूज़ करनी है। यहाँ पर ना अगर आप रूल तोड़ोगे और अगर आपको किसी गाड़ी ने हिट कर दिया तो भाई आपको कुछ नहीं मिलेगा। पर अगर आप साइड वॉक पे जा रहे हो और अगर आपकी छोटी सी टक्कर भी लग गई ना कि आपको कुछ नहीं हुआ तो इतना क्लेम मिलेगा कि ज़िंदगी बन जाएगी पूरी। तो भी यार मेरा लोड खाली नहीं हुआ। कंपनी वाले बोल रहे हैं कि भाई पास में लोकेशन है वहाँ पर जाओ और वहाँ पे ये ट्रेलर छोड़ दो। तो अभी यहाँ पे ट्रेलर ये छोड़ूंगा और उसके बाद भाई निकलना है अपने घर कैलगरी वापस। पर आज रात मुझसे कैलगरी पहुँचा नहीं जाएगा तो रास्ते में कहीं पे सोएंगे और सुबह कल घर पहुँच जाएंगे। बाकी आपके साथ 5th टिप शेयर करता हूँ वेरी सून। हाँ जी बॉयज़, अभी जिम डन हो गई थी अपनी और मैंने सोचा आपको नेक्स्ट पॉइंट कौन सा बताऊँ। तो भाई दुकानों के आसपास घूम रहा हूँ तो मैंने सोचा बोलते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में। तो देखो जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है ना कनाडा में वो कुछ सस्ता नहीं है, ना ही कुछ बहुत ज़्यादा महंगा है। तो ठीक ठीक है। अगर आप नए आ रहे हो तो आपका अगर शेयरिंग में किसी के साथ बेडरूम ले रहे हो तो रेंट आपको पड़ेगा कुछ वही 600 से 700 हाँ 600 से 700 के आसपास भाई इतना ही पड़ेगा। पर अगर आप अकेले ले रहे हो 1 बेडरूम की बेसमेंट या 1 बेडरूम कहीं पे तो आपको थोड़ा ज़्यादा भी पड़ सकता है 900 के आसपास। और अगर आपकी ग्रॉसरी आप अच्छा खाता पीते हो तो यार वही कुछ रख लो 400 की है ना, 300 की। और बाकी बस का किराया थोड़ा बहुत डाल के मतलब टोटल आप 2000-1500 के आसपास चलोगे। अगर आप अच्छा रह रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 2500 है ना, 1500 से 2500 लेकर चलो भाई आपका खर्चा आएगा। महंगाई बढ़ गई है पर चलेगा भाई, कोई इतना दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप अच्छा कमाते हो तो आपकी जो सैलरी है वो ऑन एन एवरेज अगर आप नए आ रहे हो और कहीं पे पार्ट टाइम काम करते हो तो कम से कम भाई आप 1500 से 2000 कमाओगे जिसमें आप अपना अच्छा गुजारा कर सकते हो। ठीक है। और उसके बाद अगर आप थोड़ा मतलब सेविंग करना जानते हो, थोड़ा खर्चा कम करना जानते हो तो आप थोड़ी बहुत सेविंग भी कर लोगे। और एक टिप मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरे भाई स्टूडेंट आ रहे हैं भाई अपनी GIC संभाल के रखना और गलत चीज़ों में मत पड़ना, गलत आदतें मत डालना जैसे शराब पीना, पार्टी करना, ये वो। तो इससे आपके पैसे बच जाएंगे थोड़े। ठीक है। और बाकी हर सिटी के हिसाब से कॉस्ट ऑफ लिविंग होती है। ब्रैम्पटन में थोड़ा रेंट ज़्यादा है। अगर आप यहाँ पे आओगे जहाँ पर मैं हूँ विनीपेग तो यहाँ पे रेंट थोड़ा कम है। तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और आपका जो यूनिवर्सिटी का रेंट होगा, जो अगर आप वहाँ पे रूम ले रहे हो, कॉलेज का होगा, वो सारा आप उनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। सो हाँ जी गाइस, गुड मॉर्निंग हो गई भाई, गुड मॉर्निंग। और मैं हूँ इस टाइम सैस्काटून शहर में भाई, जो है सस्कैचुअन के अंदर। तो मैं अभी इनके पुराने डाउनटाउन में से निकल रहा था तो मैंने सोचा चलो कैमरा ऑन करके आपको सैस्काटून शहर दिखाते हैं। और भाई साथ में चाय पी रहा हूँ सुबह सुबह अभी। तो अभी हम अपना जो रिमेनिंग पॉइंट रह गया उसके ऊपर बात करते हैं। तो वो बात था कि इज़ कनाडा डेंजरस, कि कनाडा में सेफ्टी कैसे है। सेफ्टी इन द सेंस कि अगर आप रात को रोड पे चल रहे हो तो आप कितना सेफ हो, चोरियां कितनी होती हैं, हेट क्राइम कितना है, डिस्क्रिमिनेशन कितनी है, रेसिज्म कितनी है। तो ये सारी बात करूँगा। तो भाई जो कनाडा है ना, इसको वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री कंसिडर किया जाता है। और ये अपने पीसफुल नेचर की वजह से जानी जाती है कि यहाँ पर पीस है, लोग बहुत शांत हैं और हेट यहाँ पे कम है। और ऐसा सही भी है, मतलब एज़ कम्पेरिटन टू USA अगर मैं यहाँ पर क्राइम रेट देखूँ तो कनाडा में क्राइम कम है, यहाँ पर चोरियाँ कम होती हैं। USA में क्राइम रेट ज़्यादा है थोड़ा। वहाँ पर
जो लोग हैं ना भाई वो भी गर्म है, यहाँ पर लोग ठंडे दिमाग के हैं। मतलब अगर यहाँ पे कोई आपको कुछ पहली बात तो कहेगा नहीं, अगर कुछ कहता भी है तो लोग मतलब ठंडे हैं यार, मतलब लड़ते नहीं हैं। और यूएसए में तो भाई अगर आप रोड के ऊपर भी किसी से लड़ाई कर लो ना, रोड रेज हो जाए तो गोलियां मार देते हैं भाई। वहाँ पे ज़्यादातर लोगों के पास गन्स होती हैं यूएसए में। तो ये बात बढ़िया है थोड़ी कनाडा की। अगर आप यहाँ पर रात को मतलब एक तो देखो ना, कॉमन सेंस प्रिकॉशन सबको रखने चाहिए। वो तो सबको पता है कि अगर मैं रात को छोटे छोटे कपड़े पहन के बाहर जाऊँगा 1-2 बजे के आसपास, वो भी ऐसा एरिया में जहाँ पर मतलब ऐसा काम होता है, तो मुझे कोई ना कोई तो छेड़ेगा ना। तो भाई आप वही कॉमन सेंस प्रिकॉशन लो। और कनाडा में अगर आप रात को भी घूमते हो 10-11 बजे ऐसी गलियों में भी है ना, तो कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। मतलब किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है यहाँ है ना, तो बढ़िया है यार, क्राइम रेट कम है। तो हाँ जी गाइस, फाइनली आ गया है इस वीडियो का आखिरी पॉइंट। और ये पॉइंट यार बहुत जरूरी होने वाला है, इसको अपने जहन में, अपने दिमाग में, अपने माइंड में अच्छी तरह बिठा लेना। तो यार देखो, जब आप कनाडा में आओगे आप होगे 18 से लेके 20 साल की उम्र में, और उस उम्र में जो ना दिमाग होता है वो हमारा डेवलप नहीं होता। मैंने यार बहुत लड़कों के अंदर ये चीज देखी है, लड़कियों के अंदर भी, कि हम यहाँ पर आगे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो आपने यहाँ पर आगे भाई डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, नहीं होना। यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं। यहाँ पे आप अपने घर से आओगे, आपको एक आजादी मिल जाएगी। आपका दिल करेगा अभी मैं घूमूं फिरूं ऐश करूं। क्लब हैं यहाँ पर, नाइट क्लब्स हैं यहाँ पर भाई। कैनबिस गांजा लीगली मिलता है यहाँ पर, अल्कोहल मिलती है, और आप इसको इजीली एक्सेस कर सकते हो अगर आपकी उम्र 19 साल से ऊपर है। और होता क्या है कि यार यहाँ पर आके ना थोड़ा प्रेशर पड़ जाता है। आपके ऊपर स्टडी का प्रेशर होगा, आपके ऊपर काम का प्रेशर होगा, आपके ऊपर और काफी प्रेशर होंगे यार फाइनेंसिस को लेकर, और आपकी उम्र छोटी होगी। और उसमें होता क्या है कि अगर आपको कोई गलत एनवायरनमेंट मिल गया, आपके दोस्त गलत बन गए जो कि पहले से कोई सब्सटेंस कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो आपको भाई इनवाइट करेंगे। और इस उम्र में आपके पास डिसीजन लेने की मैच्योरिटी नहीं होगी कि क्या सही है क्या गलत। आप वही करोगे जो आपके दोस्त कर रहे हैं। और 100 में से 50% बंदे यहाँ पर फंस जाते हैं भाई। जब वो सब्सटेंस कंज्यूम करेंगे उनको एक रिलीफ मिलेगी, उनके इमोशंस अच्छे होंगे, वो अच्छा फील करेंगे, और फिर वो क्या करेंगे, वो इन चीजों को कोप करना शुरू कर देंगे अपनी स्ट्रेस के साथ। मतलब कि आप फिर गंदी हैबिट्स में फंस जाओगे, अपने पैसे बर्बाद करोगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे अपने गोल से, और धीरे धीरे आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि आप यहाँ पर क्या करने आए थे और आप क्या करने जा रहे हो या क्या करी जा रहे हो। तो मेरे दोस्त, अगर इस वीडियो से ये एक चीज सीखनी हो ना, यहाँ पर आके क्या नहीं करना है, तो यही सीखना कि यहाँ पर आके डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, अच्छी कंपनी में रहना है, पढ़ना लिखना है, और नशे, शराब, क्लबिंग, ये चीजें नहीं करनी है भाई। देखो बाकी आप मेरी बात तो मानोगे नहीं है ना, कि तू कौन होता है मेरे को बोलने वाला। तो यार मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आपको सही बात बता रहा हूँ। वैसे सबको पता होता है कि सही बातें क्या हैं, सबको पता होता है कि क्या गलत है क्या सही है, पर फिर भी हम नहीं करते। तो भाई आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी है। पर एक चीज मैं बता देता हूं कि आपकी हैबिट्स आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगी। बस एक चीज याद रखना कि जब हम इंडिया से यहाँ पर आते हैं तो हमारा माइंडसेट ये होता है कि हमें कामयाब बनना है। तो यहाँ से कामयाब जब तक नहीं बनोगे ना, जब तक हारना नहीं है, जब तक रुकना नहीं है, और रास्ते में डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, हर्डल्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, पर जब तक आपके दिमाग के अंदर आपका गोल क्लियर है कि मैं यहाँ पर एक बढ़िया लाइफ जीने आया हूँ, अपने घर वालों को अपना फ्यूचर सेट करने आया हूँ, तो आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शंस नहीं रोक पाएंगी। तो ओवर एंड आउट गाइस, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसी और भी ढेर सारी वीडियोस लाऊंगा जो आपको हेल्प करेंगी कनाडा में एक बेटर फ्यूचर बनाने के लिए। ओवर एंड आउट।